नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे मुंबई में लगे सीएम योगी के पोस्टर्स को, जानेंगे दिल्ली चुनाव से पहले क्यों है सोशल मीडिया पर ईसी की कड़ी नजर, बात करेंगे श्री जगन्नाथ मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की, जानेंगे जीतू यादव के खिलाफ बीजेपी की कड़ी कार्यवाही के बारे में, देखेंगे नीतीश राणे की विवादित टिप्पणी पर थरूर और मनोज झा की प्रतिक्रिया और आखिर में देखेंगे महाकुंभ की तैयारियों को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंचामृत अभिषेक के बाद हुआ रामलला का श्रृंगार। योगी ने महाअभिषेक कर 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अब असम में भी एचएमपीवी का मिला पहला केस। 10 महीने के बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2014 से डिब्रूगढ़ में एचएमपीवी के 110 मामले आ चुके हैं सामने। मध्य प्रदेश के सागर जिले आयकर टीम ने मारा छापा तो घर में मिले मगरमच्छ। नजारा देख हैरान रह गए अफसर, वनकर्मियों ने किया रेस्क्यू। कैलिफोर्निया की आग में अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। लॉस एंजलिस में 4 करोड़ 30 लाख का हो चुका है नुकसान। लूटपाट की खबरों के बाद लगाया गया कर्फ्यू। पॉपुलर एक्टर टीकू तलसानिया को आया मेजर हार्ट अटैक। क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में हुए भर्ती। देवदास, इश्क जैसी कई फिल्मों में आ चुके हैं नजर। इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला। देश के नाम के रूप में सिर्फ भारत शब्द का होगा इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 61 साल पुराने मंदिर में हुई भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा। मुस्लिमों ने की पुष्प वर्षा। अब सेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी ठंड। डीआरडीओ ने सेना के लिए बनाया हिम कवच। -60 डिग्री सेल्सियस तक छू भी नहीं पाएगी ठंड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में गर्जा बुलडोजर। 250 अवैध मकान ध्वस्त, तकिया मस्जिद भी गिराई गई। महाकुंभ में एक महंत को 13 साल की बच्ची को दीक्षा देने की वजह से किया गया निष्कासित। जूना अखाड़े ने की बड़ी कार्रवाई। ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। मुंबई के अंधेरी और जागेश्वरी इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ चेतावनी भरे पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए हैं। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्या अगर यहाँ हो तो हमारी बस्ती, हमारा नगर, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा स्कूल कॉलेज, हमारा दुकान धंधा, व्यापार, नौकरी, मकान, जमीन खाली करो। ये पोस्टर विश्व बंधु नाम के भाजपा कार्यकर्ता ने लगवाए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर भी विश्व बंधु राय ने कई पोस्टर लगाए थे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस लगातार और सेंट्रल एजेंसी की ओर से कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ इस तरह का पोस्टर मुंबई में दिखाई दिया। मुंबई भाजपा के सचिव ने लिखा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा गया है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ मुंबई पुलिस एक टोल फ्री नंबर जारी करे, जिस पर आम नागरिक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों के बारे में जानकारी दे सके, ताकि पुलिस समय पर एक्शन ले। ये विदेशी नागरिक भारतीयों के अन्न, बिजली, पानी और सभी सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और समाज में आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ के 2 शहरों में अलग अलग एसआईटी की जांच चल रही है। इसके दायरे में कई सरकारी अफसर, नेता, पॉलिटिशियन
और फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले सिंडिकेट शामिल है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों का बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट के बनते ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया पर गतिविधि पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। सोशल मीडिया पर दिए जा रहे विज्ञापनों और हर एक पोस्ट की निगरानी करने की जिम्मेदारी आयोग ने दिल्ली चुनाव कार्यालय को सौंप दी है। सोशल मीडिया पर दलों व उनके प्रत्याशियों के भारी खर्च, आपत्तिजनक पोस्ट और मैनिफेस्टो से लेकर इतर दावों पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया में प्रचार के प्रमुख साधन के रूप में अपनाने के चलते एक दशक पहले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश तय किए थे। इन दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली चुनाव कार्यालय राजधानी में होने वाले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया प्रचार और खर्च पर भी निगरानी रखेगा। सोशल मीडिया को भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में 2014 में लाया गया था। इसके साथ ही फेसबुक, गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी चुनाव को देखते हुए कंटेंट की निगरानी करने का आश्वासन दिया था। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि जैसी वेबसाइट्स को सोशल मीडिया की संज्ञा दी गई है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तय किए गए थे और बढ़ते प्रभाव के चलते ही आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री को चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने का फैसला 2014 के आम चुनाव के दौरान किया था। तब चुनाव आयोग का कहना था कि चुनाव में पारदर्शिता और बराबरी के अवसर बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण की जरूरत है। चुनाव आयोग का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पर चुनाव कानूनों का निश्चित रूप से उल्लंघन होता है। चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय दिए जाने वाले हलफनामे में अपनी ईमेल आईडी और अन्य अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी देनी होती है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार मंदिर की जमीन को बेचने का प्लान बना चुकी है। वहीं सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मंदिर के पुजारी और यहां तक कि स्थानीय लोग भी उतर आए हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि मंदिर जगन्नाथ की लगभग 60,426 एकड़ की भूमि में से अवैध कब्जाधारियों को किफायती दरों पर जमीन बेची जाएगी, जिससे 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई जा चुकी है। इस निर्णय का मंदिर के मुख्य पुजारी और यहां तक कि सभी स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। उनका मानना है कि भगवान की भूमि को बेचना उचित नहीं है और इसे धार्मिक उद्देश्यों जैसे धर्मशाला या गौशाला के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। मंदिर प्रशासन से जुड़े पुजारी ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से अवैध कब्जों का समाधान किया जा रहा है और ये प्रक्रिया 2 दशक पुरानी नीति के तहत हो रही है ताकि भगवान जगन्नाथ की भूमि सुरक्षित रह सके। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जों और उनकी बिक्री के मामले में हाल ही में कई घटनाएं भी सामने आ चुकी है। मोटी टोटा क्षेत्र में महावीर जन सेवा संघ नामक संगठन पर आरोप है कि उसने भगवान जगन्नाथ की पूरी 64 एकड़ भूमि के 109 प्लॉट्स को अवैध रूप से बेचने का प्रयास किया। इस संबंध में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी SJTA ने 16 दिसंबर 2024 को बसेली शाही पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जांच की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार भगवान जगन्नाथ के पास उड़ीसा समेत 7 राज्यों में कुल 60,822 एकड़ भूमि है, जिसमें से उड़ीसा में ही 60,426 एकड़ भूमि स्थित है। इस विवाद के बीच राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने स्पष्ट किया है कि भगवान जगन्नाथ की भूमि की अवैध बिक्री बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस कृत्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर मामले में आरोपी पार्षद जीतू यादव पर की भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि जीतू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि पार्षद ने पार्टी की कार्यवाही से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
दरअसल इंदौर नगर निगम के वार्ड 24 के पार्षद जितेंद्र कुमार यानी जीतू यादव द्वारा पार्टी के ही पार्षद से विवाद के बाद अपमानजनक वारदात को अंजाम देने से पार्टी की छवि धूमिल हुई थी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने जीतू यादव के इस रुख को अनुशासनात्मक बताया है। अब मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने वार्ड नंबर 24 के पार्षद जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। बता दें कि यह घटना इंदौर नगर निगम के वार्ड नंबर 65 से संबंधित है। इंदौर एमआईसी सदस्य जीतू यादव और पार्षद कमलेश कालरा के बीच एक विवाद चल रहा था। उसी मामले में जीतू के समर्थकों ने बीजेपी के ही पार्षद कमलेश कालरा के नाबालिग बेटे को उसकी मां और दादी के सामने पीटा गया और दुर्व्यवहार किया था। इंदौर पुलिस के एक अधिकारी ने इस मामले की जांच के बाद बताया था कि यह घटना 4 जनवरी 2025 को हुई थी। कम से कम 25 लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर तोड़फोड़ और उसके परिजनों से गाली गलौज और मारपीट की थी। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने घटना के दौरान एक नाबालिग लड़के को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर दिया था। इसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अधिकारी ने बताया कि घटना को 2 लोगों के बीच फोन पर बहस को लेकर हुए विवाद के कारण अंजाम दिया गया था। इस मामले में एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी इंदौर की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एनडीए के सहयोगी से लेकर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रियाएं दी है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि नीतीश का बयान गलत है और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारे देश में इस तरह की बात काफी चौंकाने वाली है। हमें वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के मूल पाठ को समझना होगा। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में आयोजित हिंदू गर्जना सभा में मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और हमने इस बात को सभी से इनकार भी नहीं किया है, पर विपक्ष ईवीएम के मीनिंग को समझने में नाकाम है। उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हमारे विरोधी ईवीएम को लेकर किस तरह चिल्लाते हैं। वे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि कैसे हिंदू एकजुट होकर हिंदुओं को वोट दे रहे हैं। वे हमेशा ईवीएम को दोष देते हैं। वे ईवीएम का मतलब नहीं समझते। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाल के चुनावों में हिंदुओं ने किस संदर्भ में मतदान किया। नीतीश राणे की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश राणे महाराष्ट्र में मंत्री है, उनका ये बयान गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संविधान के मुताबिक देश चलता है। नीतीश को इतना हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम भी अपने ही है कहा। हर समय उन्होंने मुस्लिमों पर हमला नहीं करने की सलाह दी। वहीं कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमारे देश में इस तरह की बात काफी चौंकाने वाली है। हमें वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के मूल सबक को समझना होगा। ये सब गलत है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी यही कहा कि मोदी कहते हैं कि ये बुद्ध का दौर है, युद्ध का नहीं, लेकिन इनकी पार्टी के मंत्री इनकी बात नहीं मानते हैं। मोदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जहर बोलने वाले अपने मंत्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी को अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संगम स्नान के लिए प्रदेश के सभी जिलों से बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर यूपी रोडवेज द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरे महाकुंभ अवधि के लिए सभी जनपदों से प्रयागराज हेतु बसों का संचालन किया जाए। साथ ही बसों के संचालन से संबंधित समय सारिणी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, किराया वही ले जो तय है। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्नान पर्वों के अतिरिक्त भी पूरी महाकुंभ अवधि में सभी जनपदों से बसों का संचालन प्रयागराज के लिए होना चाहिए। श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई समस्या ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मादक पदार्थों का सेवन किसी भी बस चालक परिचालक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही प्राइवेट बसों के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि ना तो निश्चित किराए से ज्यादा किराया लिया जाए, ना ही निश्चित क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग हो। बता दें कि महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं के सुगम सनज संगम स्नान के लिए यूपी रोडवेज द्वारा 7000 बसें चलाई जाने की तैयारी है। वहीं मेला क्षेत्र के लिए 555 शटल बसें भी चलाई जा रही हैं। बैठक में परिवहन मंत्री, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं एमडी परिवहन की उपस्थिति रही। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से महाकुंभ को लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। स्वच्छता से लेकर सुरक्षा के व्यापक तौर पर महाकुंभ में इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीएम की कल्पना के मुताबिक डिजिटल महाकुंभ में देश और दुनिया से आने वाले लोगों को इस बार कई नई चीजें देखने को मिलेगी। और ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।